कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, ये जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। इस लड़की ने अपने घर वालों से कहा था जल्द ही सिंगापुर से लौटकर हिंदुस्तान आऊंगी, और एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैग में मिली लाश। नाम था नीतू सोलंकी, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो लोग उसे पीकॉक गर्ल के नाम से पुकारने लगे। ये नाम, ये चेहरा शायद आपको भी याद हो। ये वही पीकॉक गर्ल है जिसकी लाश करीब 8 साल पहले दिल्ली स्टेशन के बाहर एक बैग में मिली थी और कमर पर बने पीकॉक टैटू की वजह से सुर्खियों में थी। उस वक्त करीब 17 दिन तक इसे कोई पहचान नहीं पाया, इसलिए इसे पीकॉक गर्ल का नाम दिया गया और इसी नाम से अखबारों की सुर्खियां थी। नीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ चुकी थी, काउंसलर पद के लिए भी हाथ आजमा चुकी थी, लेकिन मोहब्बत के चक्कर में ये लड़की एक साजिश का शिकार बन गई और एक दिन अचानक उसका कत्ल हो गया। ये कहानी साल 2011 के फरवरी महीने की है, जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर एक लावारिस बैग में शव मिला था। सिंगापुर करियर बनाने का सपना देखने वाली एक लड़की के कत्ल की साजिश उसके बॉयफ्रेंड ने रची थी और कत्ल को बेरहमी से अंजाम दिया। 17 दिन तक पुलिस को पता ही नहीं चला था कि ये लड़की कौन है, क्या नाम है, किसने मारा, लेकिन जब गहनता से पड़ताल की गई तो लड़के की पहचान भी हुई और कातिल बॉयफ्रेंड राजू गहलोत का नाम सामने आया। नीतू सोलंकी और राजू गहलोत की कहानी एकदम फिल्मी है, क्योंकि इस कहानी में प्यार है, मोहब्बत है, नफरत है, हत्या है और सस्पेंस भी। खूनी साजिश के सस्पेंस की एक एक कड़ी को आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि 8 साल बाद कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस और वो इतने सालों तक कहां छिपा था। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो 8 साल से एक कातिल की तलाश थी और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस हर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार पुलिस से दूर भाग जाता। 26 जून को एक फोन कॉल से पुलिस की नींद उड़ गई, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची कातिल इस दुनिया से जा चुका था। 8 साल बाद फिर ये कहानी याद आई है। नीतू सोलंकी मर्डर केस फिर से सुर्खियों में है। नीतू सोलंकी के दोनों हाथ उनके दोनों पैरों के बीच डालकर रस्सी से बांध दिया गया था। नाभि पर नेवल रिंग और कमर पर पीकॉक के टैटू बनवा रखे थे। कातिल शायद यही सोचकर लाश को दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ गया था कि किसी को उसका सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन वो भूल गया कि खून खुद उसके कत्ल की गवाही देता है। 8 साल तक पुलिस से भागता रहा कातिल, लेकिन अपने गुनाहों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। नीतू सोलंकी के हत्यारे की पिछले 8 साल से तलाश थी, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। 8 साल पहले नीतू सोलंकी की जब हत्या हुई थी, इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में दिल्ली, एनसीआर सहित मुंबई, कोलकाता और कई स्थानों पर ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि इस मामले का मुख्य आरोपी राजू गहलोत
गुड़गांव में छुपा हुआ था और गुड़गांव में अपनी पहचान छुपा करके वहीं पे काम कर रहा था, लेकिन वो एक सभ्य आदमी के जैसे वहां पे वो रह रहा था, जिससे कि किसी को भी इस मामले का शक ना हो सके। 8 साल बाद राजू गहलोत तक कैसे पहुंची पुलिस? 8 साल से राजू क्या कर रहा था? पुलिस को जब राजू गहलोत की खबर मिली तो वो कहां था? दिल्ली का हाई प्रोफाइल बहुचर्चित नीतू सोलंकी हत्याकांड अब करीब 8 साल बाद जाकर पुलिस की फाइलों में हमेशा के लिए बंद हो गया है और उसकी वजह है नीतू के बॉयफ्रेंड राजू गहलोत की तलाश का खत्म होना। राजू गहलोत पिछले 8 साल से नाम पता बदलकर गुड़गांव में रहता था। उसका नया नाम था रोहन दहिया। रोहन दहिया के नाम से आधार, पैन कार्ड और सब कागजात बनवा लिए थे और चैन से एक नई जिंदगी जी रहा था। 8 साल से उसने ना तो अपने माता पिता को फोन किया था और ना ही अपने दोस्तों के संपर्क में था। एक तरह से वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। पता चला कि वहां गुड़गांव में ये पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल ही नई आइडेंटिटी अज्यूम कर ली थी। रोहन दहिया के नाम से था। ही हैड मेड फेक आधार कार्ड, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक पैन कार्ड एटसेट्रा, और कभी कोई पास का रेफरेंस नहीं था। फैमिली से बिल्कुल रूटलेस हो गया था, इसलिए इसकी आइडेंटिटी छुपी रह गई। और अच्छी कंपनी में काम करता था, 25,000 की तनख्वाह मिलती थी। वो स्टेइंग इन ए पेइंग गेस्ट अरेंजमेंट में था। ये राजू गहलोत उर्फ रोहन दहिया अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद भले ही दुनिया से अपनी पहचान छुपाकर रहता था, लेकिन दिन पर दिन उसकी मौत नजदीक आती जा रही थी। वो अक्सर बीमार हो जाता था, फिर वो किसी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसकी मौत बहुत नजदीक है, अब वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में राजू गहलोत ने अपनी मां को फोन किया। मां, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरी हालत बेहद खराब है। मैं गुरुग्राम के एक अस्पताल में हूं, तुम आ जाओ मां। राजू गहलोत के एक फोन कॉल के साथ ही 8 साल का सस्पेंस खत्म हो गया। हत्या है और सस्पेंस भी ऐसा कि 8 सालों तक नीतू की हत्या करने के बाद उसका आशिक राजू गहलोत छुपा रहता है और जब उसकी मौत आती है तो पहले अपनी मां को याद करता है और कहता है कि मां आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जैसे ही मां को पता चला कि उसका बेटा जिंदा है और मुसीबत में है तो पूरा परिवार उससे मिलने पहुंच जाता है। इधर पुलिस को भी सर्विलांस के जरिए उसके जिंदा होने की खबर मिलती है, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। दिस मैन वॉज नॉट इन टच विद द फैमिली में आसपास लोगों ने, हमने अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क लगा रखा था कि जब भी कोई इससे संपर्क में आएगा हमें पता चल जाएगा। कल भी यही हुआ। जैसे ही उसके घर में कॉल गया, वी केम टू नो दैट ही इज देयर इन दैट हॉस्पिटल इन गुड़गांव, पारस हॉस्पिटल। इमीडिएटली हमें खबर लग गई, हमारी टीम वहां पहुंच गई, बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। बाय द टाइम दे रीच्ड शी वाज नो मोर। लेकिन उसके घर के परिवार के लोग आए थे जिन्होंने उसको कंक्लूसिवली आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन कहानी इतने में ही खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी फिर शुरू होती है। कहानी में राजू गहलोत की मौत के बाद पूरा पर्दा उठ जाता है और इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी अब फाइल क्लोज कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 8 साल बाद कातिल की मौत से कहानी फिर याद आ गई है। भले ही पुलिस की फाइल बंद हो गई, लेकिन नीतू सोलंकी की जिंदगी की फाइल एक बार फिर से खुल गई है। नीतू और राजू की पहचान एक पार्टी में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। इसके बाद मिलना जुलना बढ़ा। पहले मुंबई में साथ रहने लगे, फिर गोवा और कुछ समय बाद बंगलुरु में शिफ्ट हो गए। फिर क्या हुआ? जिस पर राजू मर मिटता था, उसने उसी को क्यों मार डाला? ये रिपोर्ट देखिए। नीतू सोलंकी की कहानी फिर याद आई।
मर मिटने वाला प्रेमी महबूब को क्यों मार दिया। जान छिड़कने वाला राजू क्यों बन गया जान का दुश्मन। गुरुग्राम, बैंगलोर, गोवा में साथ साथ जिंदगी जीने वाले प्रेमी ने अपने प्यार को क्यों मार डाला। इन सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा। उससे पहले समझिए पुलिस को कब पता चला कि प्रेमी ही पापी। 11 फरवरी 2011 को जब नीतू सोलंकी की लाश मिली तो कोई उसे पहचानता नहीं था। बैग से लाश निकालकर पुलिस ने उसका पंचनामा कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अखबारों में नीतू सोलंकी की तस्वीर छापी। धीरे धीरे दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन नीतू सोलंकी के पहचान का कोई नहीं आया। 17 दिन बीत चुके थे, ना तो कातिल का कोई सुराग मिला और ना ही परिजनों तक ये सूचना पहुंची कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक सुबह अखबार के पन्नों ने पिता तक बेटी की हत्या की खबर पहुंचा दी। 10 तारीख को नीतू से बात हुई। नीतू ने कहने लगी, मम्मी मेरे सर पर थोड़ी चोट आई है और मैं थोड़ी देर में आके बात करूंगी, अब मैं जा रही हूँ, जल्दी में हूँ, घबराहट सी थी तो, और मैं 24 तारीख को मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है भाई। हमें शादी में बिजी रहे, हम इन्हें ध्यान दिया तो 24 तारीख में ये अखबार पढ़ने लगे तब ये फोटो देखा कि भाई तो ऐसा, मैं बोली मगर ये तो ऐसा लगा जैसे हमारी नीतू हो, फोन भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई है। तभी मैं जाकर वहाँ देखा था। पिकॉक के टैटू से पिता ने अपनी बेटी की पहचान कर ली और तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस को बताया कि राजू गहलोत ही उसका करीबी था जो घर पर आता था। तब शक कैसे हुआ आपको? उसका एक ही फ्रेंड था उसकी लाइफ का, या तो फादर मदर होते हैं या उसका फ्रेंड जो यहाँ पर हमारे घर तक आता था। हमारे घर तक आने का कारण था, उसने बोल भी दिया था कि मेरा राजू गहलोत के साथ ही रहती है, मेरा फ्रेंड है, और उसका आना जाना था। उसने दोनों की फोटो भी भेजी हमारे घर पर हमारे को, और वो राजू गहलोत भी हमारे घर आता था, आया हुआ है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजू गहलोत की तलाश शुरू कर दी। जगह जगह छापेमारी की, लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग जाता था। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने एक दिन नागलोई में छापेमारी की, वहां भी राजू नहीं मिला, लेकिन उसका दोस्त नवीन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की पूछताछ में राजू के दोस्त नवीन ने खुलासा किया कि नीतू का कत्ल राजू ने ही किया था। नवीन शौकीन से जब हमने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया दैट 11 तारीख सुबह उसको सुबह 5 बजे राजू गहलोत ने फ़ोन किया था और टेलीफोन से उससे गाड़ी मांगी थी। जब नवीन गहलोत ने उससे पूछा, नवीन शौकीन ने उससे पूछा दैट किस बात के लिए गाड़ी चाहिए, तो उसने कहा दैट उसने नीतू का सोलंकी का क्या कहते हैं मर्डर कर दिया था एंड उसके बाद गाड़ी चाहिए थी उसको व्हीकल बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की। नवीन ने राजू की मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजू गहलोत ने नायलॉन की रस्सी से नीतू के हाथ पैर बांध दिए और एक बैग में रखकर उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद राजू 3 दिन तक नवीन के घर पर रहा और मौका देखते ही दूसरे ठिकाने पर भाग गया। 13 तारीख को राजू गहलोत नवीन शौकीन के घर आया, वहां पर रुका, सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर चला गया। उसके बाद फिर ये 20 तारीख को आया, 20 तारीख से 25 तारीख के उस पे घर पे रुका और उसने उसको पैसे वैसे भी दिए। इस हत्या की जड़ में प्यार, सेक्स और धोखा ही। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हो गया कि नीतू सोलंकी की हत्या उसके प्रेमी राजू गहलोत ने ही की। इसके बाद से पुलिस राजू की तलाश में जुटी। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे ये IMEI एक्टिवेट हुई है तो हमारी टीम गई है, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन आते हुए एक आध दिन की डिले होती थी, जिसकी वजह से जब टीम पहुंची थी तो वहां से निकल चुका होता था।
और जिनके पास से वो मोबाइल बरामद होते थे उससे पता चलता था कि इसके पास पैसे की दिक्कत थी, इसलिए कभी उनको बेच देता था, उससे कुछ पैसे ले लेता था। इस तरह से अपना काम चला रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी IMEIs एग्जॉस्ट हो गई, बिक गई। फिर एक बार खबर आई कि ये गोवा में है, गोवा में पहुंचे। गोवा में भी पता चला कि था वहां पे। क्राइम ब्रांच की टीम करीब 1.5 महीने गोवा में रही है, हाँ, लेकिन सक्सेस हाथ नहीं लगा, मिल नहीं पाया। और इस तरह से पुलिस 8 साल तक राजू गहलोत को तलाशती रही और जब वो मिला तो उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि आखिर राजू गहलोत ने अपनी मोहब्बत को क्यों मारा? राजू गहलोत एयर इंडिया में काम करता था, फ्लाइट बर्सर था। नीतू भी अच्छी कंपनी में काम करती थी, लेकिन जिस एयर इंडिया के दिए क्वार्टर में रहते थे वहाँ पे इनका रोज का लड़ाई झगड़ा होने की वजह से नेबर्स वेर अनॉयड और कंप्लेंट किया। फिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी और राजू ने जॉब भी छोड़ दी विदाउट इन्फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट। ही शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। दोनों के बीच आपसी झगड़े बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से दोनों को घर चेंज करना पड़ता था। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। जब जॉब नहीं रही, लड़की की जॉब भी छूट गई, तो दे शिफ्टेड टू बैंगलोर फॉर सम टाइम। बैंगलोर में और जॉब्स किए, लेकिन बात बनी नहीं। दे केम बैक टू दिल्ली एंड टुक अ रूम ऑन रेंट इन हरिनगर आश्रम एरिया। वहां पे भी पैसे की दिक्कत इनको रहती थी। बोथ वर जॉबलेस। पैसों की तंगी की वजह से नीतू राजू पर दबाव बनाने लगी। पुलिस की माने तो नीतू चाहती थी कि राजू अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सेदारी मांगे, लेकिन राजू इसके लिए तैयार नहीं था। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजू ने नीतू को चाकू मार दिया। नीतू चाहती थी कि राजू अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से कुछ शेयर मांगे जिससे इनकी गाड़ी चल निकले, फॉर विच ही वॉज नॉट रेडी। इसी को लेकर के डिसीज्ड और राजू गहलोत की सिस्टर के बीच में हीटेड आर्गुमेंट्स हुए, गाली गलौज हुआ। एंड ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड दैट व्हाई डिड शी अब्यूज हिज सिस्टर एंड ही स्टैब्ड हर। जब उस स्टैब से उसकी डेथ हो गई, फिर इसने सोचा कि कहीं बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए ट्रेन से ले आके कहीं छोड़ देगा, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं, इसलिए इसको रेलवे स्टेशन पे ही बॉडी छोड़ करके भागना पड़ा। और इस तरह से आपसी झगड़े में राजू ने अपनी मोहब्बत को मार डाला और 8 साल बाद बीमारी की वजह से खुद मौत के मुंह में चला। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शंकर आनंद की। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे हमीरपुर में एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों के कत्ल की वारदात की। हमीरपुर के रहने वाले नूर बख्श अपने बड़े बेटे और बहू के साथ एक समारोह में जा रहे थे। इस दौरान उनके एक छोटा बेटा घर में मौजूद था, साथ में उनकी बेटी की बहू मां नवासी भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन घर में 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। नूर बख्श जब वापस लौटे तो उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। घर का हर कोना खून के धब्बों से सना हुआ था। जहां जहां नजर पहुंची वहां वहां लाल छींटे अनहोनी की दास्तां बयां कर रहे थे। हमीरपुर में 4 दीवारी के बीच हुआ ऐसा नरसंहार जिसे देखकर नूर बख्श की रूह कांप उठी। हत्यारों ने उनकी 4 साल की पोती को भी मौत के घाट उतार दिया था। रईस की और रईस की पत्नी, बच्चों की, दादी की सुना अभी अंदर 2-3 बारी अभी देख पाए हैं। यहाँ पर बताते हैं कि अंदर अभी 2 और हैं। 5 की मृत्यु की घटना बताई है। अज्ञात लोगों के द्वारा भी जानकारी नहीं किसी को प्राप्त हुई है। रानी लक्ष्मीबाई मोहल्ले में रहने वाले नूर बख्श जब शादी समारोह से लौटे तो घर की हालत देखकर सिहर उठे। बेटे रईस और मां शकीना का शव गैलरी में पड़ा देख नूर बख्श कुछ भी समझ नहीं पाए। घबराते हुए नूर बख्श जब आगे बढ़े, कमरे में पहुंचे तो वहां भी 4 साल की पोती और पुत्र बहू का शव बेड पर पड़ा हुआ था। और जब दूसरे कमरे में गए तो वहां 5 साल की नवासी खून से लथपथ जमीन पर मिली। छुटकिया बहू दिखाई दी और नाचन, तब मुझे क्यों तुम्हारे सोने के टाइम में। और जब खून बहने गया परिजन एकदम घबरा गया। घर के अंदर हुए नरसंहार में कलेक्ट्रेट के रिटायर्ड कर्मचारी नूर बख्श का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। नूर बख्श का छोटा भाई रईस, रईस की पत्नी और बेटी आलिया को भी हत्यारे ने मौत के घाट उतार दिया था। घर में हुए इस सामूहिक हत्याकांड की खबर से हमीरपुर में हड़कंप मच गया। अब अंदर घुसे जैसे के तैसे
उनको आलिया 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 जिंदा हो तो बोले रोज नहीं रोज। हत्यारे ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किसी धारदार हथियार का उपयोग नहीं किया, बल्कि घर में रखे हथौड़े और सिलबट्टे के इस्तेमाल से ही इस संगीन अपराध को अंजाम दिया। जिस तरीके से मारा गया है उसमें लोकल हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें कि हथौड़ा लिया है, सिलबट्टा लिया है, तो ये लगता है कि बाहर की तैयारी से कोई नहीं आया। घर की ऐसी हालत देखकर नूरबख्श ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हर पहलू को बारीकी से खंगाला। पुलिस की पड़ताल में जो निकलकर सामने आया, उसने एक साथ कई रिश्तों को तार-तार कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से उमा शंकर की रिपोर्ट। तो पुलिस ने यहां पर इस मामले में पूरी कार्रवाई की और कहेंगे कि बड़ी तेजी से कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर इस सामूहिक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें पूरे परिवार का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि घर का बड़ा बेटा नफीस है। नफीस ने अकेले ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। परिवार के नरसंहार की जांच में जुटी पुलिस को पहला शक परिवार के सदस्य पर ही था। पुलिस ने पीड़ित नूरबख्श के परिवार की जानकारी जुटाई तो पता चला नूरबख्श के 2 बेटे हैं, नफीस और रईस। बड़ा बेटा शराब का लती है, लिहाजा वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था। वहीं छोटा भाई रईस और उनकी पत्नी नूरबख्श के साथ रहती थी। पिताजी उस समय कल बाहर गए थे, इसकी पत्नी और इसके बच्चे भी घर में वैसे रहते हैं, लेकिन कल इसकी साली की शादी थी तो ये लोग नहीं थे, ये लोग गए थे, तो उसी मौके पर ये बेहिचक इस प्रकार घटना को अंजाम दिया है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। नूरबख्श ने अपनी संपत्ति छोटे बेटे रईस के नाम कर दी थी, लिहाजा बड़ा बेटा नफीस इस बात से खफा हो गया। वारदात वाले दिन नूरबख्श, बड़ा बेटा नफीस और उसकी पत्नी एक कार्यक्रम के लिए निकले, मगर बीच रास्ते में ही नफीस कुछ काम बताकर वापस लौट आया। छोटे भाई के नाम संपत्ति होने से नाराज नफीस ने पहले शराब पी और उसके बाद घर पहुंचा। संपत्ति विवाद भी एक कारण बताया जाता है कि ये सोचता था कि भाई को ही सब कुछ मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, और इस प्रकार इसके पिताजी भी जिंदा है, उन्होंने भी पूरी बात हमें बताया है। और ये घटना यहाँ उसका विवाद रईस से हुआ। नशे में नफीस ने दादी, छोटे भाई रईस, भाई की पत्नी, उसकी बेटी को हथौड़े और सिलबट्टे की मदद से मौत के घाट उतार दिया और 15 साल की भांजी के हाथ पैर बांध दिए। लेकिन भांजी कहीं उसका नाम ना ले ले, इसलिए आखिर में उसने भांजी को भी मार दिया। जब घर वापस गया था, कुछ काम उसका था बैंक में और जहाँ भी गया था, ये घर लौटने के टाइम कुछ शराब भी पिया हुआ था, जो उससे भाई के साथ इसका गुत्थम गुत्था होता है। उसके बाद हथौड़ा के माध्यम से भाई पर ये वार करके उसको मार देता है। भाई बीच में कोशिश करता है कि इसका भी गला पकड़ के अपने आप को बचाव करने के लिए, लेकिन बाद में पुनः ये हथौड़ा द्वारा उसको उस पर वार करके उसको मार देता है। और जिन्होंने देखा ये घटना या इसको लगा कि नहीं ये बता सकते हैं, या जिसको खून से लथपथ जिन्होंने देखा, तो उन्हीं का एक एक करके उसने वही हथौड़ा में मार के उनका सबका बारी बारी करके हत्या कर दिया है। वारदात के बाद नफीस फरार हो गया। पुलिस को इस मामले में पहले नूरबख्श की दूसरी पत्नी के बेटे सोनू पर शक था, मगर सोनू ने वारदात के वक्त शहर से बाहर होने की बात कही तो शक नफीस पर गया। तो इस रिपोर्ट के साथ हमारी इस खास पेशकश में